फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो अभी अपन बात कर रहे हैं कि आज अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो एड्रिनल ग्लैंड का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन दो पार्ट, एक पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स का। कौन सा वाला पार्ट कि जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिससे हार्मोन रिलीज हो रहे थे, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को अपन ने डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में जो मेन हार्मोन था वो था एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन के फंक्शन अपन पढ़ चुके हैं। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो आपके है कौन सा, जोना फेसिकुलेटा ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का जो दूसरा भाग है उसकी बात कर रहे हैं, यानी मैं कह सकता हूं ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग है ये कॉर्टेक्स का मिडल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मिडल पार्ट है। ठीक है, और इस मिडल पार्ट से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका नाम होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। क्या नाम होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ये हार्मोन मुक्त किए जाते हैं किससे? जोना फेसिकुलेटा से। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अगर अपन नाम ले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन होता है जिसको अपन बोलते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन या ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, इस तरह के हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं। लेकिन अपन को सिलेबस के अकॉर्डिंग एक पर ही फोकस करना है, किस पे? कोर्टिसोल पे। और इस कोर्टिसोल हार्मोन को अपन बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन। क्या बोलते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन अपन इसको कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी क्रियाओं में भाग लेता है जो अपने जीवन के लिए, जीने के लिए, हमें विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब अगर अपन बात करें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो मेन फंक्शन होता है, यानी कि इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यानी कोर्टिसोल का, कोर्टिसोल और ग्लूकागोन, कोर्टिसोल और ग्लूकागोन हार्मोन जो है वे दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है। या फ्रेंड से मतलब क्या है? अगर कोर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है तो अपन को पता है ग्लूकागोन भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। यानी दोनों ही बढ़ाते हैं, यानी दोनों का जो एक्शन होगा वो सेम होगा। या फ्रेंड से क्या अभिप्राय है? फ्रेंड से मतलब है सिनर्जिस्टिक एक्शन है, यानी कि दोनों का एक जैसा एक्शन है, या कह सकते हैं इसको अपन एगोनिस्ट एक्शन है। कौन सा एक्शन है? एगोनिस्ट एक्शन है। सिनर्जिस्टिक या समान रूप से या एगोनिस्ट एक्शन कहा जा सकता है। ठीक है, अगर अपन बात करें दूसरे की, दोनों एक दूसरे के क्या है? फ्रेंड है, यानी कि दोनों का एक्शन सेम होगा। अगर दोनों का एक्शन सेम होगा तो आप समझ सकते हैं दोनों का एक्शन भी सेम होगा, दोनों ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना इनका मेन उद्देश्य है। कैसे बढ़ाता है? देखिए, कोर्टिसोल हार्मोन क्या क्या एक्शन करता है देखो। कोर्टिसोल हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीनों जो मेन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों जो हैं, इन तीनों को क्या करता है पता है आपको? इसका तो करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि कहने का मतलब है ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? ब्लड शुगर बढ़ेगी, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। और फैट का करता है ये टुकड़े, यानी कि लिपोलाइसिस, यानी जब फैट टूटेगा तो आपको पता है क्या होगा? फैट जब टूटता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल वो सारी चीजें होती है, लेकिन जब फैट डिसॉल्व होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, तो उस समय क्या होता है? फैट से ग्लूकोज की मात्रा बनती है। ठीक है ना? तो फैट से ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो और प्रोटीन का क्या करेगा? प्रोटीन से भी ये ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेगा, यानी प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन करेगा, यानी प्रोटियोलाइसिस करेगा। यानी कहने का सेंस बहुत सिंपल सा है कि जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पे जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा, फैट पे जाएगा तो फैट को तोड़ के ग्लूकोज बढ़ाएगा, और प्रोटीन पे जाएगा तो प्रोटीन को तोड़कर ग्लूकोज बढ़ाएगा। कुल मिला के इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाया जाए। अब ये बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कोर्टिसोल का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्लूकागोन का होता है। यानी ग्लूकागोन और कोर्टिसोल एक दूसरे के क्या है? दोस्त है, फ्रेंड है। एक दूसरे का सेम एक्शन है, सेम फंक्शन है।
इसलिए अपन इस कोर्टिसोल को मेन भूमिका अदा करता है इनके अंदर। ये हो गया पहला कार्य कोर्टिसोल का। अब दूसरा पढ़ेंगे, ये लिखो पहले आप, फिर अपन दूसरा कार्य पढ़ते हैं कोर्टिसोल किस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये लिखते हैं आप। चलिए साहब, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है, मेन टारगेट ये रखना है आप। और ब्लड ग्लूकोज लेवल कब बढ़ेगा? जब कोर्टिसोल एक्शन में आएगा। और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने का जितना काम ग्लूकागोन का नहीं होता है, उससे ज्यादा काम कोर्टिसोल का होता है, ध्यान रखिएगा। कोर्टिसोल मेन हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत से तरीकों से मेंटेन करता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कार्य करता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला है कोर्टिसोल का एक्शन क्या है, देखो आप। एक तो अपन ने देख दिया क्या करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। दूसरा फैट का क्या करता है, लिपोलाइसिस। प्रोटीन का क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस। ये आपके पहला अंक आ गया इसका, प्रोटियोलाइसिस। कुल मिला के ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। दूसरा अगर फंक्शन अपन बात करें तो ये क्या करता है, आपके सेल के अंदर, सेल में एमिनो एसिड की एंट्री को कम करता है। अगर सेल के अंदर एमिनो एसिड जाएगा तो प्रोटीन बनेगा, और हम नहीं चाहते कि प्रोटीन बने, इसलिए सेल के अंदर एमिनो एसिड की एंट्री को कम कर देगा। यानी जो सेल है इसके अंदर एमिनो एसिड का जो अपटेक होता है, ये एमिनो एसिड का जो इंटेक हो रहा है, इस इंटेक को रोक देगा। इसको रोकेगा, ये इंटेक होने नहीं देगा। हो गया तो प्रोटीन बन जाएगा, और वो कभी नहीं चाहता ये कि प्रोटीन बने किसी भी हालत में। अगला एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन, यानी कि सूजन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। कम करना यानी एंटीजन एंटीबॉडी को रोकता है, रिएक्शन को। एंटी एलर्जिक होता है, ये ध्यान रखना, एंटी एलर्जिक है ये। एंटी एलर्जिक एक्शन भी है इसका, यानी एलर्जी के समय मान लो किसी को ज्यादा एलर्जी हो गई है तो अपन एविल वगैरह जो टेबलेट लेते हैं उनमें स्टीरॉइड ही होता है बेसिकली, ठीक है ना, फिनाइन एफ्राइन वगैरह जो भी है। लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग अगर मान लो कि नहीं हो रहा है, उससे नॉर्मल से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उस समय अपन जो इसको देंगे वो आपके क्या नाम की देंगे, कोर्टिसोल का इंजेक्शन लगाया जाएगा, कोर्टिसोल की टेबलेट दी जाएगी, डेक्सामेथासोन वगैरह जो होते हैं, जितने भी स्टीरॉइडल है उनकी दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये मैनेज किया जाता है। अगली बात, फिर क्या करता है, यह है इम्यून सिस्टम को, जो हमारा प्रतिरक्षात्मक तंत्र है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। सप्रेस करता है मतलब इम्यून सिस्टम को कम कर देगा। अगर जैसे इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कम हो जाएगी। यानी इस तरह से सूजन और एंटी एलर्जिक पे इफेक्ट करता है कि इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी प्रोडक्शन को कम कर देता है, यानी प्रतिरक्षा को कम करता है। नेक्स्ट, आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है, ध्यान रखिएगा, प्रेरित करता है मतलब आरबीसी निर्माण को अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है ताकि एनीमिया मान लो किसी को हो तो एनीमिया ठीक करता है, एनीमिया को ठीक करता है। कौन? कोर्टिसोल, यानी ये जीवन रक्षक हार्मोन है, इसके बहुत सारे एक्शन है जो अपन पढ़ रहे हैं अभी।
ठीक है, ये किडनी और हार्ट को स्वस्थ बनाए रखता है, किडनी तथा हार्ट को स्वस्थ बनाए रखता है, ठीक है ना। इस तरह से कोर्टिसोल के खूब सारे एक्शंस हैं, तो एलर्जी वगैरह इन सब में इसको अपन को यूज ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। कौन सा पार्ट? तीसरा पार्ट। ये तो हो गए आपके कोर्टिसोल के फंक्शन जो किसके अंतर्गत आते हैं? जोना वेसिकुलेटा। अब लास्ट जो रह गया वो है जोना रेटिकुलरिस, जिससे सेक्सुअल स्टेरॉयडल हार्मोन मुक्त होते हैं। तो तीसरा पार्ट लगाइए जोना रेटिकुलरिस। ओके, चलिए चलिए तीसरा पार्ट लगाइए, एड्रिनल कॉर्टेक्स का थर्ड पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट कौन सा है? वो है आपके जोना रेटिकुलरिस या जोना रेटिकुलेटा। ये तीसरा पार्ट है इसका भाई, जोना रेटिकुलेटा। क्लियर? तो इसके अंदर आप देखिए रेटिकुलेटा, रेटिकुलरिस, इससे जो हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं, इससे सेक्सुअल स्टेरॉइडल हार्मोन मुक्त किए जाते हैं, होते हैं। कौन कौन से अगर अपन बात करें तो स्टेरॉइडल हार्मोन किसे कहते हैं? वे हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेशन या उससे डिराइव्ड होते हैं, बनते हैं, उन्हें स्टेरॉइडल हार्मोन कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप क्या कि कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न से जो बनने वाले हार्मोन है उनको ही आप क्या बोलोगे? स्टेरॉइडल हार्मोन बोलोगे। तो इसके अंदर क्या होता है देखिए आप, इसमें जो मेन चीज है आपको वो पता होनी चाहिए, क्या है? ये स्टेरॉइडल हार्मोन जो है, सबसे पहले अगर अपन बात करें कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल से DHEA बनता है, डाइहाइड्रो एपी एंड्रोजन, और उसके बाद में इसमें से दो हार्मोन बनते हैं, एक तो बनता है एंड्रोजन और एक बनता है इसके अंदर ईस्ट्रोजन। ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल से DHEA बनेगा और DHEA के बाद में एंड्रोजन, और एंड्रोजन आपको पता ही किसके अंदर होगा? मेल में, और ईस्ट्रोजन वो होगा फीमेल में। क्लियर? ये एंड्रोजन हार्मोन है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल, जो आगे अपन रिप्रोडक्टिव में पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, और ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलप करता है। ठीक है, दोनों का एक्शन सेम है।
डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, पूरा नाम है डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, यानी कोलेस्ट्रॉल से बने हैं ये। तो ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होने की वजह से अपन इसको क्या कह रहे हैं, बिल्कुल। अब आती है बात आगे की कि अगर एंड्रोजन का सीक्रेशन ज्यादा हो जाए, किसका हम बात कर रहे हैं, एंड्रोजन, जो बेसिकली एंड्रोजन का एक होता है पार्ट किसका, एंड्रोजन का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाए, किसमें, फीमेल में। एंड्रोजन का ये एक पार्ट होता है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन का सीक्रेशन अगर फीमेल में ज्यादा हो जाए तो इससे एक डिजीज कह सकते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। क्या कहते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म हो जाता है। अगर एड्रिनल विरिलिज्म हो जाता है तो आप समझ सकते हो फीमेल में मेल के समान कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, फीमेल में मेल के समान कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। अगर मान लो ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए मेल में, ईस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन अगर मेल में ज्यादा हो जाए, होना तो चाहिए फीमेल में लेकिन मेल में हो गया, तो इससे भी एक डिजीज हो जाती है, उसको कहते हैं गाइनेकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं, गाइनेकोमेस्टिया नामक बीमारी हो जाती है। और इसका मतलब मेल में फीमेल के समान ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, स्तन ग्रंथियों का विकार हो जाता है। क्लियर, ये आपके बात होगी किसकी, एंड्रोजन की, अगर अपन बात कर रहे हैं। क्लियर, ये तीनों हार्मोन हो गए। अब अपन बात कर लेते हैं एड्रिनल मेडुला की। पहले या डिजीज पढ़ लेते हैं, पहले कॉर्टेक्स से होने वाले रोग कौन कौन से वो पढ़ लेते हैं अपन। ये लिखिए पहले आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर अपन इसकी बात करते हैं कि एड्रिनल मेडुला से जो रिलीज होने वाले हार्मोन्स है वो किस तरह से एक्ट करेंगे, तो हार्मोन का अगर बेसिकली बात करें, जो एंड्रोजन की बात कर रहे हैं अपन, इसकी बात कर रहे हैं, एंड्रोजन की बात कर रहे हैं। और एंड्रोजन जो है आप सभी जानते हो, जो एंड्रोजन की ही एक फॉर्म होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एंड्रोजन क्या और टेस्टोस्टेरोन क्या है। तो ऑलमोस्ट एंड्रोजन एक ग्रुप है स्टीरॉयडल हार्मोन का जो मेल के अंदर होता है, ठीक है ना। उसकी केमिस्ट्री के बेस पर अपन इसको एंड्रोजन बोल रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री, चाहे वो एस्ट्रोजन हो चाहे एंड्रोजन हो, दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग होती है, लेकिन इनका जो व्युत्पन्न है, जो जिससे बने हैं, वो कोलेस्ट्रॉल है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इससे बने हुए हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए किस तरह से ये हो गए एड्रिनल ग्लैंड के कौन से तीनों पार्ट की बात होगी। अब आप देखिए कि डिजीज की बात करें तो सबसे पहला अगर डिसऑर्डर आता है तो वो है एडिसन का रोग। एडिसन का रोग, अब एडिसन के रोग में क्या होता है, इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी क्या कहती है कि इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्त्रावित होने वाले हॉर्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्त्रावित होने वाले हॉर्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्त्रावित होने वाले हॉर्मोन्स का सीक्रेशन यानी स्त्रवण कम हो जाता है। किस तरह से कम होता है, अगर आप देखो, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के मैं भागों को बना लूं तो एक आता है कौन सा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा आता है,
मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और दूसरा आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दो तरह के हार्मोन मुक्त किए जाते हैं, लेकिन अपन इसमें सेक्सुअल स्टेरॉइड को नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो अपने आप में एक अलग कार्य करता है जिसका उससे कोई लेना देना होता नहीं। इसलिए मेन जो हार्मोन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के दो ही माने गए, इससे निकलने वाला एल्डोस्टेरोन है और इससे निकलने वाला कोर्टिसोल है। अब इन दोनों का सीक्रेशन क्या हो गया है, कम हो गया है साहब। अगर एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन कम होगा तो ब्लड में सोडियम आयन की कमी होगी लेकिन पोटेशियम बढ़ जाएगा। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये मैंने आपको बताया भी है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में। अगर मान लो कोर्टिसोल का लेवल कम हुआ है तो आप समझ सकते हो ग्लूकोज का लेवल भी कम होगा, यानी ये दोनों कम हो जाएंगे। सोडियम पोटेशियम कम हो गया, ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों कम हो जाएंगे तो आप देखो, अगर सोडियम कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। पोटेशियम ज्यादा हो गया तो मामला इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हुआ। इधर होगा तो क्या होगा, ये ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया होगा। इसकी वजह से जो रोग होगा जिसको अपन बोलेंगे कौन सा रोग, एडिसन का रोग। क्या बोलेंगे, एडिसन का रोग। तो ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कम हुआ तो एल्डोस्टेरोन कम, कोर्टिसोल कम हुआ, है ना। तो दोनों के जो फंक्शन होने चाहिए नॉर्मल वो नहीं हो पाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके सोडियम और बॉडी जो होती है वो शरीर जो होता है बिल्कुल क्या कहते हैं, कांसी के समान हो जाएगा। इसलिए कलर को कहते हैं अपने ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज स्किन हो जाती है पूरी। और जिसके कारण ब्लड प्रेशर तो कम होना ही है, साथ ही साथ अगर सोडियम अगर ब्लड में नहीं आ रहा है, इसका मतलब किस में जा रहा है, यानी कि सोडियम यूरिन में सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि बॉडी में तो आ नहीं रहा है, लेकिन यूरिन में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगी। क्लियर है। और इधर देखो आप, ग्लूकोज का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, और ग्लूकोज का अगर धीरे धीरे स्तर कम होगा तो उस बंदे को क्या हो जाएगा, नोजिया, वोमिटिंग, ऐसे सिम्टम आएंगे। क्या क्या आएंगे, नोजिया यानी कि जी घबराना, और उसके बाद में हो जाती है, नोजिया के बाद में क्या शुरू हो जाती है, वोमिटिंग। और शरीर में क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस हो गया है, ठीक है। तो शरीर में क्या हो जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन बोले तो इंबैलेंस हो गया है। और इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस होगा तो उसको क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ये मान के चलिए आप। तो आप समझ सकते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से होने वाली जो मेन फंक्शन है वो सारे बाधित हो जाएंगे। अगर ये बाधित हो जाएंगे तो इस रोग को अपन कंबाइंड ग्रुप में एक सिंड्रोम की संज्ञा दी जाती है, जिसे अपन कहते हैं क्या, बिल्कुल अब एडिसन रोग का उल्टा कर दो आप, एडिसन का उल्टा कर दें आप तो वो जाता है कौन सा, कुशिंग सिंड्रोम। कौन सा, कुशिंग सिंड्रोम। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एडिसन का जो व्युत्क्रमाणुपाती है, यानी कि कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, जो एडिसन के अंदर हो रहा है उसका उल्टा कर लो आप। कैसे, एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन जो कम हो रहा था वो बढ़ा दो, और कोर्टिसोल का सीक्रेशन जो कम हो रहा था वो बढ़ा दो। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा माहौल। क्या हो जाएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ गया, एल्डोस्टेरोन बढ़ गया, सोडियम की आयंस की संख्या ब्लड में ज्यादा होगी, पोटेशियम की कम हो जाएगी, और इधर करें तो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, डायबिटीज मिलाइटस वाले कैरेक्टर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यूरिन में सोडियम उल्टा हो जाएगा, यूरिन में सोडियम क्या होगा, कम आएगा, पोटेशियम ज्यादा आएगा। ये सिम्टम जो होने चाहिए थे ये भी उल्टे हो जाएंगे, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो कुशिंग सिंड्रोम का जो लक्षण है वो बिल्कुल एडिसन के विपरीत हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एडिसन और कुशिंग सिंड्रोम में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ये लिखिए आप पहले, फिर अपन आगे की बात करते हैं जिसके अंदर अपन बात करें एड्रिनल मेडुला की, ठीक है। ये लिखिए पहले आप। तो अब अपन शुरू करते हैं कौन सा, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, ठीक है। अगर एड्रिनल मेडुला की बात करें तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इसका ओरिजिन है वो एक्टोड्रम से हुआ है।
क्लियर। दूसरी बात, इसे अपन कहते हैं इमरजेंसी पार्ट। क्यों? इससे रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स भी इमरजेंसी हार्मोन या कैटाकोलेमाइंस हॉर्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है ना, कैटाकोलेमाइंस हार्मोन कहलाते हैं। कौन कौन से वो हार्मोन्स है देखिए आप, है ना। और एक और पॉइंट मैं बता देता हूं, इसमें पैरा सिंपैथेटिक सप्लाई नहीं होती है, यानी केवल सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। यानी कि सिंपैथेटिक इमरजेंसी परिस्थितियों में काम करता है, नॉर्मल परिस्थितियों में काम नहीं करता है। और इसमें क्रोमाफिन नामक मेन सेल होती है जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हॉर्मोन्स को मुक्त करती है। ध्यान रखिएगा, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन को मुक्त करती है। क्लियर। तो इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से देखो आप, हॉर्मोन्स की बात करते, एक तो होता है एड्रेनालिन और एक होता है नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, इसे कहते हैं अपन एपिनेफ्रिन और इसे कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों ही हार्मोन जो है इमरजेंसी परिस्थितियों में काम आते हैं और दोनों का एक्शन लगभग समान होता है। ध्यान रखिएगा, लगभग समान होता है दोनों का एक्शन। ये बहुत बड़ी बात है कि एक्शन दोनों के समान है। कैसे देखिए, क्या क्या है ये हार्मोन, क्या क्या करते हैं, इनके फंक्शन क्या है। पहला, ये सजगता, जिसको अपन कहते हैं अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं। दूसरा, अगर अपन बात करें तो आप देखिए क्या करते हैं, रोंगटे खड़े कर देते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, है ना। और पाइलो इरेक्शन, ध्यान रखिएगा, पाइलो इरेक्शन का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े होना। ठीक है, ये सारी चीजें ये करेगा। दूसरा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा और श्वसन दर भी, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगी, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो सारे काम है वो हो जाएगा। और ग्लाइकोजन टूट कर किसमें बदलने लग जाएगा, ग्लूकोज में। ये सारे काम करना शुरू कर देगा कौन, एड्रेनालिन। क्लियर। अब इसको अपन ये भी बोलते हैं 3F ग्लैंड। ऐसा क्यों बोलते हैं, तो देखिए आप, 3F का मतलब होता है F फॉर फाइट, फ्लाइट और फियर। जब विषम परिस्थितियां होती है तो वहां पर जैसे मान लो, या तो आप वहां से क्या कर दो, फ्लाइट भाग जाओ, या आप डर जाओ, फियर, या फाइट, या उससे लड़ाई करो। क्लियर, ये इस तरह के फंक्शन हो गए आपके। इसको अपन 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं, 4S ग्लैंड, इसका कहने का सेंस ये है, इसके 4 फंक्शन हो गए। देखो आप, एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं, 4। 3 तो होते हैं कोर्टेक्स के और एक होता है मेडुला का। तो 4S की अगर अपन बात करें तो आप देखिए, इसके अंदर S4 सबसे पहले आता है सॉल्ट, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन होता है। दूसरा आता है शुगर का मतलब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम होता है। तीसरा आता है सेक्सुअल, जिसको जोना रेटिकुलर्स का काम होता है। चौथा आता है स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। देखो आप सबके अंदर अलग अलग है, सॉल्ट लवण की मात्रा का नियमन करना, शुगर की मात्रा का नियमन करना,
लिंग हार्मोन स्त्रावित करना, है ना। ये सारे चारों काम हो गए, 4 पार्ट के, 3 तो हो गए कॉर्टेक्स के और 1 हो गया मेडुला, इसलिए इसको ऊपर कहते हैं 4S ग्लैंड। ओके गाइस, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट होती है। अब अपन बात करेंगे क्या नाम आपके रेगुलेशन की। रेगुलेशन बोले तो कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। तो आप सबसे पहले ये बनाइए, फिर अपन नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक पढ़ते हैं। ये लिखिए आप। ओके, चलिए, ये आपकी ऐप हो गई एड्रिनल मेडुला ग्लैंड। चलिए फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक हार्मोन 2 तरह से कंट्रोल होते हैं। एक तो हार्मोन या तो होंगे पॉजिटिव फीडबैक से या कंट्रोल होंगे किससे, नेगेटिव फीडबैक से। पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल और नेगेटिव हार्मोन कंट्रोल कर इसी से होंगे, ध्यान रखना कंट्रोल। अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक की बात करूं तो आप देखो पार्टुरेशन के समय, पार्टुरेशन यानी प्रसव के दौरान, है ना, ये बेस्ट एग्जांपल है। कैसे, देखिए आप, हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस ये मुक्त करता है GnRH हार्मोन। हाइपोथैलेमस के समय क्या रिलीज करेगा ये, आपके ऑक्सीटोसिन ले लो आप, कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन कहां आता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में, बिल्कुल सही बात है, ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग में, और वहां से ही आता है कहां पर आपको बताइए, ब्लड में, और ब्लड से आकर कहां करता है ये, यूट्रस की मायोमेट्रियम में, यूट्रस की सबसे आंतरिक मध्य सतह होती है, उसे क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम में क्या करता है ये, संकुचन करता है। क्या करता है, संकुचन करता है, बिल्कुल सही बात है। जब ये संकुचन करता है तो क्या होता है, प्रसव की क्रिया होती है। लेकिन ये संकुचन क्या एक बार ऑक्सीटोसिन रिलीज करते प्रसव हो जाएगा, नहीं होगा, बार बार लेबर पेन होता रहता है। इसलिए ये ऑक्सीटोसिन है यूट्रस का, ये वापस बार बार इसको क्या फीडबैक देता है, पॉजिटिव, कि भाई लगातार हमें किसकी जरूरत है, ऑक्सीटोसिन की जरूरत है, आप लगातार रिलीज कीजिए। ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है ना। चलिए, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो अपन कल पढ़ेंगे, ये आपके पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, नेगेटिव भी मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक का भी आपको आइडिया होना चाहिए। कैसे, देखिए आप, जैसे अपन बात करें हाइपोथैलेमस है, ये मैं नेगेटिव फीडबैक बना रहा हूं इधर, हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस मुक्त करता है क्या, GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जाकर अटैक करता है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर अटैक करता है, और वहां से मुक्त कराता है किसको, FSH और LH को, FSH और LH को निकालता है। FH किसका काम करता है, सर्टोली सेल पे, किस पे काम करता है, सर्टोली सेल्स पे, और सर्टोली सेल आगे जाकर क्या रिलीज करती है आपको बताइए, इनहिबिन हार्मोन, कौन सा, इनहिबिन हार्मोन, ठीक है। और ये इनहिबिन क्या करता है, वापस जाकर हाइपोथैलेमस को क्या देते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं इधर से। और इधर FSH किस पे काम करता है, कौन से सेल पर, लेडिंग सेल पर, कौन से, लेडिंग सेल पर। और लेडिंग सेल क्या स्रावित करती है, एंड्रोजन हार्मोन, क्या स्रावित करती है, एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन ही एक तरह का क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। और ये भी जब ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो ये भी जाकर वापस क्या देगा, इसको वापस क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। ब्लड में जितनी मात्रा होगी उतना ही मेंटेन करना, इससे ज्यादा मेंटेन होती है नेगेटिव फीडबैक दे देगा। अगर ज्यादा आवश्यकता है
तो ये क्या दे देगा वापस पॉजिटिव फीडबैक। ये तो है पॉजिटिव फीडबैक, ये है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो हार्मोन सारे के सारे जो होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक से कंट्रोल किए जाते हैं। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक अपन यही समाप्त करते हैं। कल जब आएंगे तो आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।